हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सुजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की। तो आपका मोस्ट वेलकम है। पहली बात, एक क्लैपिंग मैं करना चाहूँगा आपके लिए। सुनाई दे रही होगी आपको। कल मैंने आपको 500 लाइक का टारगेट दिया था और जबकि 650 लाइक मिले। तो गाइस, आज जो टारगेट हम सेट करेंगे वो 1000 लाइक का है। तो भाई लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, 1000 लाइक चाहिए मुझे आपसे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप करोगे। आप करोगे तो मैं मोटिवेट हूंगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी चीज जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। तो गाइस, में हमने अपना एक्सप्रेस वीडियो कोर्स एक लॉन्च किया है। ये कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम के लिए कोर्स ये वैलिड है गाइस। इसमें आपको हम पूरे ई बुक्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें आपको हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। मॉक टेस्ट 1 साल के लिए वैलिड होगा, ये भी याद रखना। ठीक, अच्छा। इस कोर्स के बारे में और मैं आपको जानकारी दूं। जैसे मेरा अपना कोर्स तो इसमें है ही। मेरे अपने पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि बैंक लेवल के एग्जामिनेशन एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी लेवल या फिर सेबी जो भी एग्जाम होते नहीं है, नाबार्ड वार्ड, उसमें ये काम आपके आना ही आना है। अच्छा, इसके अलावा मेरे साथ आपको मैं ये जैसे हमारे पास हाई लेवल पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सचिन मोदी सर ये पूरी क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग मिसलेनियस रोहित सर पूरी क्लास ले रहे हैं। हाई लेवल डेटा ये यशराज सर क्लास ले रहे हैं। ए टू जेड कंप्लीट अर्थमेटिक ये अमित सर क्लास ले रहे हैं। नरेंद्र सर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और मैं ले रहा हूँ बैंकिंग फाइनेंशियल। तो ये पूरे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ये पूरे कोर्स आपको मिलेंगे 1499 में। साथ ही साथ गाइज, ये कोर्स लाइफ टाइम वैलिड है। हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, इसमें हमने ऑलरेडी बैंक में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको हमने हायर किया है। हमारे साथ पुष्पक सर हैं, सुभजीत सर हैं, जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर अपना पर्सनल असिस्टेंट देंगे। इसके अलावा गाइज, आपको हमारा प्लैटिनम पैकेज भी मिलेगा, जिसका लेवल आप एक बार देखिए। तो ये सब कुछ आपको 1499 में कोर्स हमारा मिल रहा है। इसके अलावा गाइज, हमारा इंडिविजुअल कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। वो लाइव कोर्सेज हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लाइव कोर्स की फीस 499 है। अगर आपको इन सारे कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप एक काम करें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में चले जाएं। वहां पर आपको ये सारे कोर्सेज के पेज मिल जाएंगे परचेस करने के लिए। या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इस ईमेल आईडी से आप करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। चलिए, अब शुरू करेंगे अपना सेशन और सेशन स्टार्ट करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, डोंट टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम, शो देम। तो क्या बोला गया है कि लोगों को अपने ड्रीम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप उनको दिखाइए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बोलूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को बताओ ही मत। देखो, एक चीज और होती है गाइस, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तब भी हम किसी को नहीं बताते। मैं मेरे तो लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। मैं तुम्हें बड़ा अच्छा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरा एक भतीजा है, मेरे भैया का लड़का, लखनऊ में पढ़ाई करता है। तो मुझे इतना मालूम था कि वो लखनऊ में पढ़ाई करता है। मैंने एक दो बार कॉल से बात भी की थी, फोन से। तो लखनऊ में पढ़ाई करता है ये मालूम था, लेकिन क्या पढ़ाई करता है ये किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैं एक दिन गया लखनऊ, मैंने उसे कॉल करके बुलाया। पहले तो नहीं आ रहा था, मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे पूछा, तुम क्या पढ़ाई करते हो? तो उसने बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे वैसे। तो मैं क्या, मैं तो रूम पे चलूंगा, चलो। मैं उसके रूम पर गया तो वो पीएमटी की तैयारी कर रहा था। मैंने बोला कि यार, तुम पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, नहीं मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? तो उसने बोला कि चाचा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेइज्जती होगी। मैं कुछ बोला नहीं। मैं उसको केजीएमसी ले गया। केजीएमसी जानते हैं आप लोग, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। केजीएमसी गाइस, ये वो कॉलेज है जो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि जहां पहली प्लाज्मा थेरेपी हुई थी करंट अफेयर्स में। मैं उसे वहां ले गया। मैंने उसको वहां कैंटीन घुमाया, हॉस्टल घुमाया, डॉक्टर जो बैठे थे उनसे मतलब मैंने बात भी कराई। तो मतलब मैंने उसको एहसास दिलाया कि डॉक्टर की लाइफ कितनी कूल होती है और कितनी वो मेहनत भी करते हैं। और ये अचीव करने के लिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अभी वो सिलेक्टेड है, बीएचयू पीएमटी में पढ़ाई कर रहा है वो। तो कहने का मतलब क्या है, एक कॉन्फिडेंस वाली बात भी होती है। किसी को अपना ड्रीम ना बताना, ये भी एक कॉन्फिडेंस वाली बात है, समझना इसको। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहिए। हाँ, अपने लिए चिल्लाइए मत, लेकिन लोगों को दिखाइए जरूर। और ऐसे लोग जो कि आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं, आपके घर के आस पड़ोस के रहते हैं, आपके रिलेटिव भी होते हैं, उनको तो जरूर दिखाना है गाइस, कुछ करके दिखाना है ना। एक लाइन है, तुझमें भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस और स्टार्टिंग करेंगे अपॉइंटमेंट से। और अपॉइंटमेंट में हम बात करेंगे आज के पहले न्यूज की, और यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात करने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना।
वर्ल्ड बैंक ने एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को अपना अपना क्या बनाया है, चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है। और इस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। ये लेडी हैं। तो विश्व बैंक ने अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट को अपना मुख्य अर्थशास्त्री अपॉइंट किया है। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कार्मेन एम रेनहार्ट, इनको न्यू वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है और चीफ इकोनॉमिस्ट भी बनाया गया है। तो ये भी याद रखेगा, न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक, मैंने क्या बोला गाइस, मुझे आज 1000 लाइक चाहिए। और ये कैसे आप लोग करेंगे ये आप लोग समझिए, मुझे 1000 लाइक आज चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 15, 2020। तो 15 जून से इनका अपॉइंटमेंट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये पिनोलोपी गोल्डबर्ग को रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने अपना न्यू वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। नाम क्या है इनका? तो नाम, ये लेडी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आपके सामने है कार्मेन। तो आप अपने माइंड में बैठा लो बात, वर्ल्ड बैंक के बाहर एक कार खड़ी है, कार्मेन मैन है, MEN मैन है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कार्मेन। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। तो हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? कार्मेन, याद है ना, कार्मेन एम रेनहार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो अभी राइट नाउ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट पूछा आपसे, तो वो कौन है? वो डेविड मालपास है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है? तो गाइज मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्ल्ड बैंक कोई बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक 5 अलग अलग बॉडी का एक ग्रुप है। उसमें IBRD बिल्कुल आता है, IDA बिल्कुल आता है, IFC बिल्कुल आता है। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा मीगा आता है और इसके अलावा ICDS भी आता है। ठीक, ये 5 आते हैं। और IMF एक अलग संस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर जी से गलती हुई है, तो ये IMF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। IMF ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? तो वर्ल्ड बैंक में जो आंसर यहाँ पर दिया है वो 189 का दिया है। एग्जैक्टली में वर्ल्ड बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो कौन सा है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इसके मेंबर की संख्या बताई जाती है हमेशा, याद, ये भी याद समझना। अगर वर्ल्ड बैंक के मेंबर याद करने हैं 189, तो एग्जैक्टली में वर्ल्ड बैंक के नहीं, ये IBRD के होते हैं। ठीक, चलो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक हो बेटा, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपॉइंटमेंट के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी चेयरमैनशिप इंडिया को मिलने वाली है। तो जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे वो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड भी रहेंगे। देख लो, तो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ध्यान देना, ये WHO के हेड नहीं बने हैं, उसके प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं उसके ये हेड बने हैं। ठीक है, देखो, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर हर्षवर्धन जी, ये चेयरमैन बने हैं किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। ठीक है, याद रखना। तो अभी तक क्या था? अभी तक ये WHO का जो ये असेंबली था उसको लीड कर रहा था जापान। अभी लीड कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, आगे। तो मिस्टर हर्षवर्धन जी ने किसको रिप्लेस किया? तो मिस्टर हर्षवर्धन जी ने डॉक्टर हिरोकी नकटानी कैसे याद करोगे? तो या तो तुम हिरोशिमा याद कर लो उससे, या तो नकटानी का मतलब रामायण में बीता ही है और वहां पर एक शूर्पणखा जी थी जिनका नाक काट दिया गया था। तो कुछ इस तरह कहानी बनाओगे तो याद हो जाएगा। तो मिस्टर हर्षवर्धन जी ने किसको रिप्लेस किया? या तो हिरोशिमा याद कर लो या तो शूर्पणखा याद कर लो, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन। तो ही इज गोइंग टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड? आंसर इज हर्षवर्धन जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। The Union Health and Family Welfare Minister Harshvardhan ji will take over as the chairman of the executive board of the WHO। ठीक है, तो WHO executive board मीटिंग 22 मई को हुई। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया?
तो मतलब हर्षवर्धन जी ने किसको रिप्लेस किया, तो या तो हिरोशिमा याद कर लो या शूर्पणखा याद कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हिरोकी नकटानी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO। अब WHO का पूछा है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेड्रोस अधानोम, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी है कि बहुत जल्दी ये भी रिप्लेस हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जिसके पीछे पड़ते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जरा मुझे कमेंट करना कि WTO के हेड जिन्होंने अभी अपना रिजाइन दे दिया उनका नाम क्या था, ठीक है, मुझे कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट की न्यूज की बात हमने कर ली, दो न्यूज हमारे पास थी, दोनों बड़ी न्यूज थी, एक वर्ल्ड बैंक की थी और एक WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की थी। और अब हम बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये भी न्यूज काफी बड़ी है। Facebook launches shopping platform Facebook Shop for all small businessmen। देखो, जब भी कोई चीज होती है जैसे कोविड-19, तो अब देखो ये क्या चीज है, ये एक सिचुएशन है जहां पर बिजनेस को लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन गाइस जो अचीवर्स होते हैं ना, वो हमेशा किसी भी सिचुएशन को क्या बना लेते हैं, अपने फेवर में बना लेते हैं। अब जो ये आपको पता है गाइस, कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आई, लोग घरों से निकलेंगे लेकिन उतना नहीं निकलेंगे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा। और फेसबुक के पास तो इतना डेटा है, तो फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक ने फेसबुक शॉप लॉन्च कर दिया है। ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन जिनका बिजनेस काफी अफेक्ट हो रहा है, जहां पे कस्टमर नहीं जा पा रहे हैं, तो फेसबुक इनको, जस्ट लाइक पेटीएम मॉल गाइस है ना, पेटीएम मॉल, वैसे ही फेसबुक शॉप पर कोई स्मॉल बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होकर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल आउट कर सकता है। ये पूरी कहानी है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। तो फेसबुक की बात करें गाइस, Facebook has announced the launch of a new feature, Facebook Shop, on its platform as an important tool for all small businessmen to create online store on Facebook as well as Instagram। तो Facebook और Instagram दोनों पर आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं Facebook शॉप के फीचर पे जाकर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, यानी फेसबुक ने फेसबुक शॉप नाम का एक ऑनलाइन रिटेल मार्ट खोल दिया है, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, तो इस इनिशिएटिव का फायदा क्या है, लोकल बिजनेसमैन जो है वो ऑनलाइन चले जाएंगे और वो सरवाइव कर सकते हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये सब भावनाओं को समझने वाली बात है, समझ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन, रिसेंटली फेसबुक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच फीचर ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक ने अभी अपने कौन से फीचर की बात की है अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे जाकर आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फेसबुक शॉप, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which platform has Facebook launched in which group video call can be made up to 50 people। ये भी एक क्वेश्चन है, रिवीजन करेंगे, आपको दिया हमने कि फेसबुक ने अपना एक नया मैसेंजर, वीडियो मैसेंजर लॉन्च किया है, जहां पर आप 50 लोग मतलब एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। इसका आंसर क्या था, मैसेंजर रूम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पढ़ा है हमने, है ना। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% शेयर परचेस किए हैं, तो वो तुमको पता ही है। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फेसबुक के सीईओ कौन है, तो फेसबुक के सीईओ मिस्टर मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो गाइज आप लोग समझे, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्यों गाइस, क्योंकि कोविड-19, आप देखो ना, कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे जरूरी सामान हमारे देश में नहीं आ पाएंगे और हमारे सामान जा नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अब मेक फॉर इंडिया पर ध्यान जाना है। तो अभी क्या है कि हमारे देश में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन सबको टक्कर देने के लिए बाबा रामदेव आ चुके हैं और ये अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, ऑर्डर मी। भाई धमाल मचने वाला है, देख लेना, बहुत बढ़िया धमाल मचेगा इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। ऑर्डर मी, देखो, स्वामी रामदेव पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के मालिक, हालांकि इनका नाम तो नहीं आता है सामने, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, प्लेटफॉर्म का, ऑर्डर मी, ठीक। अच्छा, ऑर्डर मी की बात करें तो ऑर्डर मी में एक वर्ड है ओ, एक वर्ड है एम, मतलब ओम। ओम मतलब शंकर भगवान की बात हो रही है, हर महादेव। द नेम ऑफ द ऐप रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल वर्ड ओम, ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, एम फॉर मी, है ना, ऑर्डर फॉर मी, तो यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया गया है। तो ऑर्डर मी विल लिमिट इट्स डिलीवरी एंड इंडोर्सिंग टू स्वदेशी प्रोडक्ट। तो ऑर्डर मी की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही मिलेंगे और कुछ नहीं, बाहर के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको।
तो पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड ने अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऑर्डर मी लॉन्च कर दिया है। ओम वर्ड मतलब ये ओम वर्ड से ये लिया गया है और इसमें केवल आपको स्वदेशी प्रोडक्ट ही मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऑर्डर मी? आंसर क्या होगा? आंसर इज पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड? कहां पे है? तो हरिद्वार में। हाँ, हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who is the owner and CEO of the Patanjali Ayurveda Limited? कौन है भैया सीईओ? कौन है पतंजलि के? बाबा रामदेव नहीं है, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आचार्य बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में हम नेक्स्ट न्यूज की बात करने वाले हैं। आज की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो बड़े अपॉइंटमेंट देखे गाइस, फिर आपने फेसबुक की न्यूज पढ़ी, फिर आपने बाबा रामदेव की न्यूज पढ़ी और अभी हम लोग इकरा की बात करने वाले हैं। ICRA ये हमारे देश का डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है। जैसे नहीं आपने फिच पढ़ा, मूडीज पढ़ा, तो वो सब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हैं। क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, ओनिक्रा हो गया, केयर हो गया, ये सब हमारे देश के लोकल मतलब डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है। और इकरा ने क्या बोला है? इकरा ने बोला है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर 21 चल रहा है, मतलब 2020-21, ठीक, इसमें भारत की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है, वो 5% माइनस में जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, यानी कि हम -5% जीडीपी, ये सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपसे, ठीक है। तो इकरा ने अनुमान लगाया है कि भारत की ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2020-21 में -5% रहने वाली है। इसके पहले इन्होंने -1% से -2% के अराउंड बोला था, लेकिन अभी कितना हो गया? ये -5%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला भूल जाना है, -5%। इकरा ICRA। आइए तो व्हाट इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर इकरा? तो इकरा के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? तो -5%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकरा? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इकरा का हेडक्वार्टर कहां पे? तो इकरा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा स्टैंड फॉर, ये भी देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा गया है। इकरा का फुल फॉर्म क्या है? तो इकरा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बिजनेस फाइनेंस में भी 3 न्यूज की बात कर ली, अब हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं। एक काफी अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। गाइस ये योजना जो थी, ये योजना के बारे में समझ लीजिए। अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आपकी एज 60 साल हो चुकी है, आप इस अमाउंट को जाइए LIC के पास जमा कर दीजिए और LIC से बोलिए कि मैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में रजिस्टर चाहता हूं, मतलब एनरोलमेंट। तो LIC आपकी स्कीम ओपन कर देगी और आपको 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए 10,000 पर मंथ का पेंशन मिलेगा। मतलब ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। उसी तरह अगर आप 1.5 लाख जमा करते हैं, केवल इतना, तो आपको 10 सालों के लिए 1,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। तो मतलब जितना आपको पेंशन चाहिए उतना आपको अमाउंट जमा करना पड़ता है। मैं ये समझा रहा हूं बस आपको, ठीक है। तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में 15 लाख की लिमिट है, 10 साल के लिए आपको जमा करना होता है और 10,000 रुपए का आपको मंथली पेंशन मिलता है। क्योंकि इस पर जो ब्याज है वो 8% का है, था अभी सरकार ने इसे कम कर दिया, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये स्कीम के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको। ये बेसिकली सीनियर सिटीजन स्कीम थी, मतलब उनके लिए था। और हाँ, इसका फंड मैनेजर कौन है? LIC। ये पूरी स्कीम LIC चलाता है, ठीक है, ध्यान देना। चलो, तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में एनरोलमेंट का टाइम बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। ये स्कीम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही आई थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पे तो यूनियन कैबिनेट ने बहुत सारे अप्रूवल दिए, जिसमें से एक अप्रूवल ये भी था कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जो ये पेंशन स्कीम है, याद रखना प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना पेंशन स्कीम है, ठीक। और ये पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो इस स्कीम को 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब 2023 तक कोई भी इसमें एनरोलमेंट ले सकता है, ये इसका मतलब है। तो अभी क्या था गाइस, अभी इसका एनरोलमेंट केवल 31 मार्च 2020 के लिए था, लेकिन अब इसको 31 मार्च 2023 के लिए कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हाँ, एक बात और, जहां पहले प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में 8% का ब्याज मिलता था, अब जो 31 मार्च के बाद लोग एनरोलमेंट लेंगे तो उनको केवल 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये लॉस है। यानी जो मैं बता रहा था कि 15 लाख देने पर हमको 10,000 रुपए का पेंशन मिलता था, अब ये पेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो 7.4% के इंटरेस्ट के हिसाब से हमको पेंशन मिलता है इस पे। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। चलो क्वेश्चन, तो कैबिनेट हैज अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना अप टू, तो 31 मार्च 2023 तक के लिए ये कर दिया गया है। पहले ये 20 तक ही था, है ना, लेकिन अब ये 23 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये कैसी स्कीम है? तो ये एक पेंशन स्कीम है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जी। ये क्या है? ये पेंशन स्कीम है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मिनिमम एंट्री एज अंडर द प्रधानमंत्री, तो 60 साल आपको पता है, बिकॉज ये पेंशन स्कीम है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड, तो मैंने बोला था ना 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आप निवेश करेंगे तो आपको 10,000 के बराबर पेंशन मिलता था, जब तक इंटरेस्ट 8% रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट किया है और उसको लोन चाहिए, तो क्या इस स्कीम पर उसको लोन मिल सकता है? जी हाँ, 75% लोन मिल सकता है। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की स्कीम ली है तो आपको 7.5 लाख रुपीस बैंक आपको स्कीम पर लोन दे देगा। ये भी अच्छी बात है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अभी 2-3 दिन पहले ही मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात बोली थी फॉर द ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब गाइस, तो ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब बेसिकली हमारे देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना, बेसिकली फिशरी सेक्टर को इंक्रीज करना। तो यही बात हो रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अप्रूवल मिल गया है। देखिए, तो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी शॉर्ट में PMMSY को मंजूरी दे दी है। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली ब्लू रिवोल्यूशन को सस्टेन और मतलब कहने का मतलब कि ब्लू रिवोल्यूशन को ज्यादा डेवलप करने के लिए ये स्कीम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ब्लू रिवोल्यूशन के लिए स्कीम है। ठीक है, देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात बोली है, लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपए कैसे आएंगे वो भी समझ लीजिए। इस 20,000 करोड़ रुपए में शेयर्स हैं। शेयर का मतलब इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 9,407 9,407 सेंट्रल गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 4,880 करोड़ इतना खर्च करेगा। उसके अलावा एंड बेनिफिशियरी का मतलब जो बेटा ब्लू रेवोल्यूशन के बिजनेसमैन है, जो ऑलरेडी फिशरीज का वर्क कर रहे हैं, जिनका अपना काम है, बहुत बड़ा काम है, उनको भी निवेश करना पड़ेगा 5,763 करोड़ रुपीस। ठीक, ये याद कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर और बेनिफिशियरी का शेयर, ये इतना अमाउंट होगा, तब जाके ये 20,000 करोड़ रुपए बन रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए 5 साल रखा गया है, मतलब 2020-21 से 2024-25। देख लो गाइस, फिर से कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक, क्वेश्चन और क्या बनेगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है? 20,000 करोड़ रुपए। जो सेक्शन है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए टाइम पीरियड 5 साल, ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। इससे 15 लाख लोगों को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। चलो वो तो ये तो हम लोग समझ लेंगे, ये तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, और द स्कीम विल ऑल्सो हेल्प इन डबलिंग द इनकम ऑफ फिश फार्मर एंड फिश वर्कर बाई 2024। यानी क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू जो फिश फार्मर है, मतलब जो फिशरीज में इन्वॉल्व है, उनकी इनकम कब तक डबल करने का ऑब्जेक्टिव है? तो 2024 तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। The central government has approved the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना for boosting the fishery sector worth how many करोड़? कितना करोड़? 20,000 करोड़ रुपीस। ये पूरा देखो, ये अगर सबके शेयर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, तो 20,050 करोड़ रुपीस, याद रखना। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य योजना? तो 5 साल, 5 साल का मतलब 24-25, मतलब कि 2024-25 तक ये स्कीम करेगी काम। ठीक है, 5 साल। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ द स्टेट?
तो स्टेट का शेयर कितना होगा, ये तो सेंट्रल का हो गया। स्टेट की बात करें तो स्टेट का 4480, तो सेंटर का ये हो गया, स्टेट का ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का शेयर कितना होगा, तो बेनिफिशियरीज है 5763 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री का एक विजन था कि भाई जो सन टेम्पल है, जो सन टेम्पल कुनान का है, इसमें पूरा का पूरा सौर ऊर्जा से काम होना चाहिए। तो उसी विजन पे काम करते हुए सेंटर लॉन्चेस स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा। यानी ओडिशा में जो कोणार्क सन टेम्पल है एज वेल एज कोणार्क जो शहर है, उसको पूरा 100% सोलर से काम करना, मतलब उसका पूरा सौरकरण कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा, ठीक है। The scheme is launched with an objective to take forward the Prime Minister vision to develop the historical Sun Temple town of Konark as सूर्य नगरी। तो मतलब ये मोदी जी का विजन था कि जो सन टेम्पल है कोणार्क में, तो इन सन टेम्पल को और जो कोणार्क शहर है उसको सूर्य नगरी के नाम से जाना जाए। तो सूर्य नगरी सोलर है ना, पूरा ध्यान देना इसको। और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। तो कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क 100% सोलराइजेशन एंड द अमाउंट विल बी 25 करोड़ रुपीस, पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द सेंटर हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, तो कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है गाइस, तो कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, ओडिशा गवर्नर कौन है, तो ओडिशा के गवर्नर इस समय गणेशी लाल जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारी गवर्नमेंट स्कीम पर हमने 3 न्यूज पढ़ी। अब स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज की बात करेंगे, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन को स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है टू इनकरेज यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या हुआ इसका बेटा कि यूपी गवर्नमेंट जो है ये कुछ फंड का घोषणा पूरा नहीं हुआ है, कुछ फंड ये क्या करेगी, ये सिडबी को देगी, ताकि सिडबी हमारे देश में जो युवा हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हो उनको स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग दे, ठीक है। आइए पूरी न्यूज देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड टू इनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो राज्य में युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरह थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड लेके आ रही है, ठीक है। चलिए, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैंडेड ओवर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 करोड़ रुपीस टू सिडबी फंक्शन इन लखनऊ। तो लखनऊ में एक फंक्शन के दौरान लखनऊ के मतलब यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी ने 15 करोड़ रुपए का चेक दिया सिडबी को। ये पहला इंस्टॉलमेंट था स्टार्टअप फंड का, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यूपी और सिडबी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, तो ये ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्टार्टअप फंड टू इनकरेज यूथ फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप फंड की बात करें तो वो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड टू इनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो एक एमओयू साइन हुआ है यूपी गवर्नमेंट और सिडबी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, कितना भाई, तो पहला ये 15,000 करोड़ है। एक मिनट जरा देखो जरा, मैं 15 करोड़ रुपीज है ना, कंप्यूटर जी भावना बाय लग रहा है, ठीक है। तो 15 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who is the governor of उत्तर प्रदेश, तो आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, तो एक स्टेट की न्यूज वो थी हमारी यूपी की, और एक स्टेट की न्यूज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो गाइज आपको पता है कि 21 फरवरी 21 मई आपको पता है कि गांधी जी का इस दिन निधन हो गया था, राजीव गांधी जी का निधन हो गया था, सॉरी एक्चुअली यहाँ तो 3 बज रहे हैं ना, तो उतना दिमाग काम नहीं करता। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है फॉर फार्मर के लिए। इसमें किसानों को उनके जमीन के हिसाब से कुछ पैसे उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। जैसे ऐसे किसान जो कि पैडी उगाते हैं उनको 10,000 रुपए अकाउंट में दिए जाएंगे। ऐसे किसान जो कि शुगर उगाते हैं उनको 13,000 दिए जाएंगे अकाउंट में। तो ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारा सेक्शन है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये पढ़िए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने लॉन्च की। अब राजीव गांधी के नाम से लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कांग्रेस शासित राज्य ही होगा, छत्तीसगढ़ है ना, तो इस तरह से आपको कहानी बनानी पड़ेगी माइंड में। चलिए, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज लॉन्च इट्स एम्बिशियस राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत टोटल 5,700 करोड़ रुपीस जो है ये 4 इंस्टॉलमेंट में 19 लाख किसानों के अकाउंट में डाला जाएगा। फिर देख लीजिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5,700 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। ये पूरा एक बार में नहीं, 4 इंस्टॉलमेंट में किसानों के अकाउंट में डाले जाएंगे। तो एक स्कीम ये हमने आपको बताई। ठीक, चलिए क्वेश्चन, Which state started the NYAY योजना, ठीक है, फॉर फार्मर ऑन द 29th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फार्मर पीएम राजीव गांधी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NYAY? तो इसका फुल फॉर्म है न्यूनतम आय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड? ये मुझे लग रहा है ये छत्तीसगढ़ में झारखंड की गवर्नर क्यों पूछ लिया गया है। हो सकता है कंप्यूटर से कुछ मिस्टेक हल्की सी हो गई है क्वेश्चन रेडी करने में। आंसर इज अनुसुईया उइके, ऑप्शन नंबर बी। चीफ मिनिस्टर झारखंड तो ये भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर बी। कुछ गलती हो गई है, आप लोग भी देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो गलती माफ कर दीजिएगा, वो स्लाइड बनाने में कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गाइस, इंद्रावती, कंगर वैली एंड गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट की। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 1 हमारे पास है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 में। 21 मई को राजीव गांधी जी का निधन हो गया था। वो आतंकवाद के एक शिकार हो गए थे लिट्टे की तरफ से, आपको पता है। और राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और 6वें प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे की बात करें, ये 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी भारत के यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये हमारे देश के 6वें प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने 1984 से लेके 1989 तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी जी की 21 मई 1991 बाय ए ह्यूमन बम लिट्टे द्वारा ये हुआ था, पता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 21 मई को मनाते हैं। अब इसमें कोई थीम नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया है। तो आपको डे का नाम और डेट, ये 2 चीजें ही याद रखनी है। तो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 21 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल टी डे 21 में। इसकी भी थीम कोई नहीं है, तो इसलिए आपको केवल इतना ही पढ़ना है। तो इंटरनेशनल टी डे 21 मई को ऑब्जर्व किया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एयरटेल अफ्रीका विद यूनिसेफ एक्सटेंड ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट। तो गाइज आपको पता है कि अफ्रीका में वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है और कोविड-19 की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ अफ्रीका में जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और फाइनेंशियली असिस्टेंट भी करेंगे, मतलब फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इन्होंने भारतीय एयरटेल अफ्रीका से एग्रीमेंट किया है। ये सपोर्ट करेंगे स्कूल चिल्ड्रंस का जो कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं, और प्रोवाइड किया जाएगा एक्सेस टू रिमोट लर्निंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। रिमोट लर्निंग का मतलब दूर से पढ़ाई, और दूर से पढ़ाई का मतलब गाइस थ्रू सैटेलाइट और थ्रू ऑनलाइन। तो थ्रू रिमोट लर्निंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलकर करेंगे यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका। एक न्यूज हमारे सामने ये थी।
यूनिसेफ की बात कर लेगा इस, तो मैंने क्या बोला, यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी देख लीजिए नाम, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रबाब फातिमा प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हाई क्यूंग जून है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन। तो हु हैज पार्टनर्ड विद द यूनिसेफ टू एक्सटेंड ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट इन अफ्रीका? एंड द आंसर इज एयरटेल अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज द हेड ऑफ द यूनिसेफ? आंसर इज Henrietta H4, option number D is right answer. Where is the headquarter of UNICEF? Answer is New York, option number D is right answer. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया अटेंड्स नैम हेल्थ मिनिस्टर मीट। तो 20 मई की ये न्यूज है हालांकि। तो 20 मई को नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुआ। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, और ये जो नैम हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग थी, इस मीटिंग को चेयरमैनशिप किसने दी। ठीक है, देखिए, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने अटेंड किया नॉन अलाइंड मूवमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो ये ग्रुप है, इसके हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और इस हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग को चेयरमैनशिप किसने दी? अजरबैजान के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है ओगटे शिरालियेव। ओगिटे शिरालियेव ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, मतलब अजरबैजान के। तो उन्होंने चेयरमैनशिप की, अध्यक्षता की। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्टर अटेंडेड नैम हेल्थ मिनिस्टर मीट? तो भाई हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नैम? नैम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द नैम समिट वॉज चेयर्ड बाई, कौन चेयर कर रहे हैं? तो अजरबैजान के हेल्थ मिनिस्टर ओगेटी शिरलियेव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की, जो कि हमारा शुरू होता है, मतलब कल जो हमने न्यूज पढ़ी थी हमें कितना याद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, थॉमस थबाने हैज रिसेंटली रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो थॉमस थबाने ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है गाइस? तो हमने ये कल पढ़ा था। आंसर इज लेसेथो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आरबीआई ने अपना वीडियो केवाईसी गाइडलाइन, सॉरी अपना केवाईसी गाइडलाइंस किसके लिए कर दिया है? किसके लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स? एंड द आंसर इज रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। Government has announced a cut in the employee provident fund contribution for 3 months till July. What is the new rate? यानी कि गाइस मई, जून और जुलाई जो एम्प्लॉय का जो ईपीएफ है, वो पहले 12% कॉन्ट्रीब्यूशन था, भारत सरकार ने इसे कम करके 10% कर दिया है। ये याद कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो 10%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वर्ल्ड बी डे 20 मई पढ़े हम लोग। How much amount has been donated by India to United Nations Relief and Work Agency for the welfare of the Palestine? पढ़ा है हमने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जॉर्डन में है, याद है ना, मैंने पढ़ा बताया था। And the answer is $2 million, option number B is right answer. Who among the following has been sworn in as the Director General of the National Real Estate Development Council? ये मैं आपको 2-3 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं था, आज मैंने आपसे पूछ लिया। आंसर इज राजेश गोयल, ऑप्शन नंबर बी। Next question, who among the following has launched National Abhyas application for GMINS and NEET? तो गाइज आपको पता है, मैंने पढ़ाया, ये हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अच्छा, किसने लॉन्च किया है, क्या मतलब किसने डेवलप किया है? क्वेश्चन की भाषा डेवलप होनी चाहिए थी, तो मैंने इसलिए ऑप्शन देखा नहीं, तो मैंने बता दिया। आंसर इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने डेवलप किया था और लॉन्च बाई आवर एचआरडी मिनिस्टर। Which country has approved the new political map which include India's, देखो ध्यान से पढ़ना, इंडिया का लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। ये नाम तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स। मतलब देखो होता क्या है ना, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तो इंडिया गलती कहाँ पे करता है? इंडिया हमेशा चाइना को बड़ा अच्छा मान लेता है, और अधिकतर इंडिया चाइना के अगेंस्ट में कदम नहीं उठाता है कि चाइना और इंडिया के बीच में पारस्परिक एक अच्छा रिलेशन बना रहा है। तो चाइना कभी कभी गलत करता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल में उसने क्या किया, नेपाल में उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी, और उनकी गवर्नमेंट, नेपाल की गवर्नमेंट चाइना के इशारे पर ही चलती है।
तो आपने देखा गाइस कि अभी इंडिया चाइना के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हुआ, इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी डब्ल्यूएचओ में, तो ये तो करना ही चाइना को। तो नेपाल ने ये भारत के जो 3 पार्ट हैं, लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इसको अपने मैप में दिखाया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये तीनों के नाम आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द सॉफ्ट बैंक बोर्ड? जैकमा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बीटे? तो वर्ल्ड बीटे की थीम क्या है? थीम पूछी गई है यहाँ पे। थीम क्या है गाइस, हमको पता है। थीम इज सेव द बीज। ऑप्शन नंबर बी। नेम द साइक्लोन ओवर सेंट्रल part of South Bay of Bengal which has recently affected the state of Odisha, West Bengal। तो गाइस आपको पता है ये तो बड़ा तबाही मचा रहा है। अम्फान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Where did the 73rd वर्ल्ड हो? हमने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73rd सेशन की पूरी बात सुनी, वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग कहीं तो हुई होगी ना प्रॉपर, कहाँ पे? तो जिनेवा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। Which country has announced 2 billion USD in coronavirus help at WHO assembly? तो आपको पता है ये कौन है? चाइना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which of the following former Indian cricketer lead ICC cricket committee has recommended the ban on uses of Saliba? तो गाइज आपको पता है कि जब मतलब टीम खेलती क्रिकेट, तो अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो गेंद को थोड़ा सा स्विंग कराने के लिए क्रिकेटर अपनी लार का यूज करते हैं। तो कोविड-19 की वजह से इस पर बैन लग गया, और ये जो आईसीसी की एक कमेटी थी, अनिल कुंबले उसे लीड कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला सुना। चलिए, तो गाइज 1000 लाइक चाहिए आपको, आपसे चाहिए 1000 लाइक। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 1000 लाइक करना है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।